हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का डिसीजन थ्योरी चैप्टर कंटिन्यू है जिसमें हमारा EMB क्राइटेरियन वाले प्रॉब्लम सम्स हमारे कंटिन्यू हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अब बेकरी सेल्स केक्स एट ₹10 अ डजन। एक बेकरी जो है वो 10 रुपए में एक केक बेच रही है। केक्स कैन बी प्रिपेयर्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹6 पर डजन। केक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 6 रुपया है एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज ₹1 पर डजन, और उस पे 1 रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जा रहा है। इसका मतलब हम लोग केक बेच रहे हैं 10 रुपए में, 6 रुपया उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 1 रुपया उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, मतलब टोटल खर्चा 7 रुपए का। अगर वो केक बिकेगा तो हमको 3 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। अनसोल्ड केक्स कैन बी सोल्ड एट ₹3 पर डजन एट द एंड ऑफ द वीक। पूरा हफ्ता खत्म होते हुए अगर वो केक नहीं बिकता है तो हम उसको 3 रुपए में वापस कर सकते हैं। मतलब वहां पे सेलिंग प्राइस हो जाएगी 3 रुपया, हमारी कॉस्ट प्राइस तो एज इट इज 7 रुपया। तो इसका मतलब अगर वो केक बिक जाता है तो 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, और अगर वो केक नहीं बिकता है तो हमारा 4 रुपए का लॉस होगा। फिर से एक बात समझेंगे, एक बेकरी एक केक बना रही है जिसका 10 रुपया सेलिंग प्राइस है, 6 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपया उसका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है, मतलब टोटल 7 रुपया। अगर वो केक बिक जाता है तो हमको 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर वो केक नहीं बिकता है पूरे हफ्ते में तो हम उसको 3 रुपए में वापस कर सकते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3 रुपया, कॉस्ट प्राइस हमारा 7 रुपया। तो अगर वो केक बिकता है तो 3 का प्रॉफिट है, अगर वो नहीं बिकता है तो 4 का लॉस है। Probability distribution of the demand of cake is as follow. How many dozen of cake should be prepared to earn maximum profit? अब हमको यहाँ पे डिमांड दिया हुआ है, डिमांड में 1, 2, 3, 4 दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.15, 0.20, 0.50 एंड 0.15। नाउ ये प्रोबेबिलिटी हो गया। डिमांड हमारा 1, 2, 3, 4 है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि सप्लाई भी हम लोग वही ले लेंगे, 1 XP, 2 XP, 3 XP, 4 XP। जो हमारा डिमांड है 1, 2, 3, 4, वही हम लोग यहाँ पे सप्लाई में ले लेंगे 1, 2, 3, 4। अब स्टूडेंट्स, मेरे पास एक केक पड़ा है और कोई मेरे से एक केक लेके गया, इसका मतलब मेरे को हुआ 3 रुपए का प्रॉफिट। मेरे पास 2 केक पड़े हैं, कोई मेरे से एक केक लेके गया, जो केक गया उस पे 3 का प्रॉफिट, 2 में से एक केक गया, बाकी एक केक मेरे पास पड़ा है, वो वापस मुझे करना है, और उसके ऊपर जो पड़ा है 4 रुपए का लॉस होगा, मतलब -1, 1 रुपए का लॉस होगा। जो बिकता है उसके ऊपर प्रॉफिट है, जो नहीं बिक रहा है वो हमारा लॉस है। अब मेरे पास 3 केक पड़े हैं, सप्लाई मतलब हमारे पास पड़े हैं, मेरे पास 3 केक पड़े हैं, एक केक मेरा बिक गया, मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट है, 3 में से एक केक गया, बाकी 2 का लॉस, 2 4 8, मतलब -5। मेरे पास 4 केक पड़े हैं, एक केक बिक गया तो एक केक का 3 रुपए का प्रॉफिट, 4 में से एक केक बिक गया तो बाकी 3 केक नहीं बिकेंगे, 3 4 12 का लॉस, मतलब -9। अब मेरे पास एक केक पड़ा है, लेकिन कोई मेरे को बोलता है कि 2 केक दो, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास पड़ा ही एक केक है, सामने वाला 2 मांगे, 3 मांगे, 4 मांगे, मुझे इससे क्या लेना देना है। मेरे पास एक पड़ा है, मैं सामने वाले को एक ही केक दूंगा, और एक केक पे मेरा प्रॉफिट है 3 रुपया। अब मेरे पास 2 केक पड़े, सामने वाला मेरे से दोनों के दोनों केक लेके जा रहा है, तो मेरे को 2 केक का टोटल प्रॉफिट होगा 6 रुपया। मेरे पास 3 केक पड़े, 2 केक वो लेके गया, तो जो 2 केक गए उस पे 6 का प्रॉफिट, 3 में से 2 केक गए, बाकी एक केक का हमारा लॉस 4 रुपया, अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा 2 रुपए का। अब मेरे पास 4 केक पड़े हैं, 2 केक बिक गए, तो जो 2 केक बिके उस पे 6 का प्रॉफिट, बाकी 2 केक हमारे पास पड़े हैं, उसका 8 का लॉस, मतलब अल्टीमेटली -2। मेरे पास एक केक पड़ा है, कोई मेरे को बोलता है कि 3 केक दो, कैसे दूंगा, मेरे पास है ही एक केक, तो मेरा एक केक का प्रॉफिट होगा 3 रुपया।
मेरे पास 2 केक पड़े, कोई बोलता है 3 केक दो, नॉट पॉसिबल है। मेरे पास 2 केक, मैं आपको 2 ही केक दे सकता हूं और उन 2 केक का प्रॉफिट होगा 6 रुपया। अब मेरे पास 3 केक पड़े हैं, कोई बोलता है तीनों 3 केक मेरे को दे दो, 1 केक का मेरा प्रॉफिट है 3 रुपया, 3 केक का मेरा प्रॉफिट होगा 9 रुपया। मेरे पास 4 केक पड़े हैं, कोई मेरे से 3 केक लेके गया, अब 3 केक गए तो उस पर 3 3 9 का प्रॉफिट, 4 में से 3 केक बिक गए, बाकी 1 नहीं बिका, उसका 4 रुपए का लॉस, मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट आएगा 5 रुपए का। मेरे पास 1 केक पड़ा है, कोई मेरे को बोलता है 4 केक दो, पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पास 1 ही है, मैं 1 ही केक दे सकता हूँ, 3 रुपए का प्रॉफिट। मेरे पास 2 केक पड़े, कोई बोलता है 4 केक दो, पॉसिबल ही नहीं है ही 2 केक, मतलब मेरा प्रॉफिट होगा 6 रुपए का। मेरे पास 3 केक पड़े, कोई बोलता है 4 केक दो, कैसे दूंगा, है 3 दूंगा, 3 3 9 का प्रॉफिट। 4 केक है, चारों 4 केक मैंने उनको दे दिए, 4 3 12 का मेरा प्रॉफिट। अब हम लोग इन सबको इनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं 1 मिनट कैलकुलेटर लेके आऊं। .15 into 3, 0.45, 0.2 into 3, 0.6, 0.5 into 3, 1.5, 0.15 into 3, 0.45। अब इन सबका टोटल करेंगे, 0.45, 0.6, 1.5 प्लस 0.45, 3 माइनस 0.15, 0.2 into 6, 1.2, 6 into 0.5, 3, 6 into 0.15, 0.9, 0.15 plus 1.2 plus 3 plus 0.9, 4.95, 5 into 0.15 minus 0.75, 2 into 0.20, 0.4, 9 into 0.5, 4.5, 9 into 1.15, 1.35, माइनस का 0.75 प्लस 0.4 प्लस 4.5 प्लस 1.35, 5.5, माइनस 9 into 0.15 माइनस 1.35 माइनस 2 into 0.20 minus 0.4, 5 into 0.50, 2.5 and 12 into 0.15, 2.25, 2.25 plus 2.5 minus 0.4 minus 1.35, तो आएगा 3। सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है 5.5, तो EMB मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा हमारा 5.5 एट कितने यूनिट्स 3 यूनिट्स। ओके बेटा, एक और सम करेंगे और इस मेथड को हम लोग फिर आज कंप्लीट करेंगे। एक और सम करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग इसी मेथड का। क्वेश्चन नंबर 18, ये मैंने आप लोगों के सारे टिपिकल सम्स EMB मेथड के हम लोगों ने सारे के सारे टिपिकल सम्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ डीलर हैज टू डिसाइड द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी स्टॉक्ड। एक डीलर को ये नक्की करना है कि उसको कितने यूनिट स्टॉक करके रखने हैं। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ऑफ द आइटम इज ₹20। कॉस्ट प्राइस जो है वो हमको 20 रुपीज दी हुई है एंड इट्स सेलिंग प्राइस ड्यूरिंग द सीजन इज ₹30 और सेलिंग प्राइस 30 रुपीज है। इसका मतलब अगर वो प्रोडक्ट बिक जाता है तो हम लोगों को 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। इफ अ यूनिट इज नॉट सोल्ड ड्यूरिंग द सीजन इट इज टू बी केप्ट अंटिल द नेक्स्ट सीजन। अगर इस सीजन में वो प्रोडक्ट नहीं बिका तो हम उसको अगले सीजन तक अपने पास संभाल के रखेंगे। एंड द इन्वेंटरी कॉस्ट पर यूनिट इज ₹1। तो क्या होगा, उसको संभालने का हमारा 1 रुपए का खर्चा होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग खर्चा 20 रुपीज इस सीजन के लिए।
इस सीजन में नहीं बिकता तो हमको उसको अगले सीजन में बेचना पड़ेगा, तो नेक्स्ट सीजन तक उसको संभालने का खर्चा हमारा 1 रुपया है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 20 प्लस इन्वेंट्री कॉस्ट 1 रुपया, मतलब टोटल हमारा कॉस्ट हो जाएगा 21 का। द सेलिंग प्राइस ऑफ सच आइटम इज 18 पर यूनिट इन द नेक्स्ट सीजन। अगर इस सीजन में बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस 30 हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट सीजन में बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस 18 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमको 3 रुपए का लॉस होगा। तो व्हाट इट कंक्लूडेड कि 30 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस है, 20 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस है। अगर इस सीजन में ये यूनिट बिक जाता है तो हमको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर इस सीजन में नहीं बिकता है तो नेक्स्ट सीजन तक हमको उसको संभाल के रखना पड़ेगा, जिसका 1 रुपए का हमारा इन्वेंटरी कॉस्ट जाएगा। तो 20 प्लस 1 मतलब 21 हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और नेक्स्ट सीजन में उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 18 की, तो हमारा लॉस हो जाएगा 18 माइनस 21, 3 रुपए का लॉस। इसका मतलब कि अगर वो प्रोडक्ट हमारा इस सीजन में बिकता है तो 10 का प्रॉफिट होगा, नहीं बिकता है नेक्स्ट सीजन में बेचते हैं तो 3 रुपए का लॉस होगा। If the probability distribution of the demand of unit is as follows, find the number of units to be stocked. अब यहाँ पे हमको डिमांड दिया हुआ है 30, 40, 50, 60 एंड उसके साथ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.30, 0.40, 0.20, 0.1। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो डिमांड है वही हमारा सप्लाई हो जाएगा 30 उसका XP, 40 उसका XP, 50 उसका XP एंड 60 उसका XP। मेरे पास 30 यूनिट पड़े हैं और 30 के 30 यूनिट इसी सीजन में बिक गए मेरे। हाउ मच प्रॉफिट? एक यूनिट का प्रॉफिट है 10 रुपया, 30 के 30 यूनिट बिक गए, 30 10 300 का प्रॉफिट। अब मेरे पास 40 यूनिट पड़े हैं, 40 यूनिट पड़े उसमें से कोई 30 यूनिट लेके गया तो 30 10 300 का प्रॉफिट। 40 में से 30 गए, बाकी 10 मेरे पास पड़े जो मुझे नेक्स्ट सीजन में बेचने पड़ेंगे, तो 10 3 30 का लॉस, अल्टीमेटली 270 का प्रॉफिट होगा। 50 यूनिट पड़े हैं, 30 यूनिट बिक गए तो 30 10 300 का प्रॉफिट। 50 में से 30 गए, बाकी 20 यूनिट्स पड़े जो नेक्स्ट सीजन में बिकेंगे, तो 20 3 60 का लॉस, अल्टीमेटली प्रॉफिट 240 का। 60 यूनिट पड़े हैं, 30 यूनिट बिक गए तो 30 10 300 का प्रॉफिट। 60 में से 30 गए, बाकी 30 यूनिट पड़े वो मेरे को नेक्स्ट सीजन में बेचना है, तो 30 3 90 का लॉस, अल्टीमेटली प्रॉफिट 210। अब मेरे पास 30 यूनिट पड़े हैं, कोई मेरे को बोलता है कि 40 यूनिट दो, कैसे दूंगा, है ही मेरे पास 30 यूनिट, तो जितने यूनिट अवेलेबल है मैं उनको उतने यूनिट्स दे दूंगा, तो 30 यूनिट में दे दूंगा, मतलब मेरा 300 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब मेरे पास 40 यूनिट पड़े, कोई मेरे को बोलता है कि 40 के 40 यूनिट्स दे दो, एक यूनिट का प्रॉफिट है 10, 40 10 400 हमारा प्रॉफिट। 50 यूनिट पड़े हैं, 40 यूनिट मैंने बेच दिए तो 40 10 400 मेरा प्रॉफिट। सिंपल, 50 में से 40 चले गए, बाकी 10 पड़े, 10 3 30 का लॉस, 370 का अल्टीमेटली प्रॉफिट। 60 में से 40 चले गए तो 40 10 400 का प्रॉफिट। 60 में से 40 गया, बाकी 20 3 60 का मेरा लॉस, अल्टीमेटली 340 का मेरा प्रॉफिट। 30 यूनिट पड़े, कोई मेरे को ज्यादा मांग रहा है 50, तो मैं कभी ज्यादा नहीं दे सकता, मेरे पास यूनिट 30 है, कोई बोलता है 50 दो, तो कैसे दूंगा 30 ही, 30 10 300 का प्रॉफिट। 40 यूनिट है, कोई मेरे को बोलता है 50 यूनिट तो कैसे दूंगा, है ही मेरे पास 40 यूनिट, तो 40 यूनिट में उसको दे दूंगा 40 10 400 का प्रॉफिट। 50 यूनिट है, सामने वाला बोल रहा है 50 के 50 यूनिट मेरे को दे दो, मैंने उसको 50 यूनिट दे दिए, 50 10 500 का प्रॉफिट। 60 यूनिट पड़े हैं, वो मेरे से 50 यूनिट लेके गया, तो 50 50 इंटू 10 500 का प्रॉफिट। 60 में से 50 गया, बाकी 10 का मेरा लॉस, 10 3 30 का मेरा लॉस, अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा मेरा 470 का। 30 यूनिट पड़े, कोई बोलता है 60 यूनिट दो, कैसे दूंगा, है ही 30 यूनिट, 300 का प्रॉफिट। 40 पड़े, 60 मांग रहा है, कैसे दूंगा, 40 ही दे पाऊंगा, 400 का प्रॉफिट। 50 पड़े, 60 मांग रहे हैं, कैसे दूंगा, 50 ही दे सकता हूं, 500 का प्रॉफिट। 60 पड़े, वो 60 के 60 मेरे से मांग रहा है, तो 60 10 600 का प्रॉफिट। अब इन सबको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 300 इंटू 0.3
90, 300 into 0.4, 120, 300 into 0.2, 60, 300 into 0.1, 30, 90, 120, 60 and 30, total 300. 270 into 0.3, 81, 400 into 0.4, 160, 400 into 0.2, 80 and 400 into 0.1, 40. टोटल करेंगे 81, 160, 80, 40, 81, 160, 80 and 40, 361. Now 240 into 0.3, 72. 370 into 0.4, 148. 500 into 0.2, 100. 500 into 0.1, 50. अब इनका टोटल करो 72, 148, 100 and 50. Total 370. Now 210 into 0.3, 63. 340 into 0.4, 136. 470 into 0.2, 94. And 600 into 0.1, 60. अब टोटल होगा 63, 136, 94 and 60, 353. और स्टूडेंट सबसे हाईएस्ट कहाँ पे 370, तो EMV is equal to 370 at 50 units. इसी के साथ हमारी EMV मेथड के प्रॉब्लम सम्स कंप्लीट हुए। अब मैं कुछ सम्स यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आप लोगों को प्रैक्टिस में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 10। ये 3 सम्स आप लोगों के प्रैक्टिस में है। आज EMV मेथड हमारी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट मेथड हमारी EVPI वो खत्म करेंगे। थैंक यू बेटा।